सो बेसिकली पियाजे ने ये 4 स्टेजेस बताई हैं जिनके थ्रू उन्होंने समझाया कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद आता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष होती है। इसके बाद आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। उसके बाद आपका लास्ट आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, 11 से 15 वर्ष के लिए। तो बारी बारी यहाँ पर हम एक एक स्टेजेस को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चीज़, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो सबसे पहली जो अवस्था थी वो सेंसरी मोटर स्टेज, जिसे हम संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। अब देखो इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, नाम से ही आप समझ सकते हो सेंसरी मोटर, वो क्या करता है, चीज़ों को अपने सेंसेस के थ्रू सीखेगा, इंद्रियों के थ्रू सीखेगा, मतलब चीज़ों को देख कर, टच करके, ठीक है, महसूस करेगा, स्मेल करेगा, या कोई चीज़ उठा के अब टेस्ट करने लगेगा, खाने लगेगा। तो इन तरीके से वो अपनी दुनिया को, अपने आसपास के वातावरण को सीखता है, प्लस मोटर बिहेवियर भी करता है, शारीरिक गतिविधि भी थोड़ी बहुत करता रहेगा। तब वो जाके अपनी दुनिया को, अपने एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से समझता है। उस टाइम अगर आप उसको समझाने बैठ जाओ, या आप सोचो वो अपने मस्तिष्क का यूज़ करने लगे, या आप उसे मोटिवेशनल लेक्चर दे दो, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। वो अपने सेंसेस के थ्रू, अपने इंद्रियों के थ्रू ही सीखेगा और थोड़ी बहुत अपनी शारीरिक गतिविधि करेगा। तो ये हो जाती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को जो डेवलप होती हैं, ठीक है, बारी बारी उनको भी समझेंगे। सबसे पहले जो आती है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब वस्तु स्थायित्व। इस स्टेज में देखो क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो शुरुआती स्टेज में, मतलब जब वो 0 से 1 साल के बीच में रहेगा, तो उसके सामने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, या तो उसका टॉय रखोगे, या कोई बॉटल रखोगे, कुछ भी रखोगे, और फिर जब आप उसको हटा लोगे तो उसके हिसाब से वो चीज़ अब नष्ट हो गई, अब वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब वो ये मान लेगा कि जब तक चीज़ सामने थी तब तक थी, अब हट गई तो कोई फ़ायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसको अब ना तो रोना आएगा ना कुछ, उसके लिए वो चीज़ खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। लेकिन जैसे वो 1 साल क्रॉस करता है, या 1 साल 2 साल के बीच में, अब अगर आप उसके सामने उसका टॉय या कोई वस्तु रखोगे और फिर आप उसको हटा लोगे, तो वो समझ जाएगा कि ये चीज़ अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि आंखों से आपने ओझल कर दिया तो वो चीज़ नष्ट होगी, ख़त्म होगी। अब वो समझ गया है कि नहीं भैया, इसको छुपा दिया गया है, बचा लिया गया है हमसे, तो क्या करेगा, रोने लगेगा, जिद करेगा किसी भी तरीके आपसे, बस वो चीज़ वापस पाने की कोशिश करता रहेगा। तो ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब 0 से 8 मंथ के बीच में नहीं रहती है, और फिर 8 मंथ के बाद ये चीज़ आ जाती है। अब बच्चे से आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हो, वो समझ गया है कि आप बस उसको उल्लू बना रहे हो। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा जो है सेल्फ रिकग्निशन। सेल्फ रिकग्निशन मतलब जब बच्चा अपने आप को ही सब महत्व दे, ठीक है, कि जो है बस वही है, दूसरे उसको लाख समझाएं, बड़े हों चाहे जो हों, उसे नहीं मतलब है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से उसे बिल्कुल नहीं मतलब है। अब तीसरी बात जो आती है वो आती है डेफर्ड इमिटेशन, जिसे बोलते हैं नकल करना। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, जो भी अपने फादर से, ग्रैंडफादर से, मदर से, जो भी उनको देखेगा करते हुए जो भी एक्टिविटीज़, उनकी नकल करने लगता है। फॉर एग्जांपल, उसके फादर अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, कोई भी पेपर उठा के पढ़ने लगेगा, या वही न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लगेगा, बोलने लगेगा। या अगर कॉल पे कोई बात कर रहा है उसके सामने, तो वो भी कोई फ़ोन उठा के बात करने लगेगा, बोलने लगेगा। या कोई शेविंग कर रहा है तो उठा के मशीन वो भी शेव करने लगेगा, ब्रश कर रहा है तो उठा के वो भी ब्रश करने लगेगा। मतलब जितनी भी गतिविधि उसके आसपास होगी उन सब की वो क्या करता है, नकल करने लगता है। तो ये किस अवस्था में आता है, आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आता है, ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा बच्चा इस अवस्था में। अगर उसे कोई चीज़ पाना है, उसने कोई एक टारगेट बना लिया है कि हाँ ये किसी का मोबाइल रखा है, ये किसी का सामान रखा है, ये किसी का बॉटल है, टॉय है, कुछ भी है, भले वो कितनी रिस्की जगह पर रखा हो, आपने अलमारी पर रख दिया हो कहीं भी, वो कहीं ना कहीं से रास्ता खोजेगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, चाहे उसको चोट लग जाए, चाहे वो गिर जाए, उसका सर टूट जाए, कुछ भी हो जाए। ये चीज़ें आपने घर में देखी भी है, समझाते भी कि क्यों गए, क्या करने चले गए थे, तो उससे कोई मतलब नहीं, वो अपने आप को निछावर कर देगा, मगर वो चीज़ पा के रहेगा। उसी को हम बोल देते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब देखो ये हो गई आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चे के अंदर सिम्बलिक थॉट डेवलप हो जाता है, मतलब वो प्रतीकों के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से समझ लेता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पर इमेजेस का इस्तेमाल करके थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो चीज़ थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आ रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। इसी तरीके से बच्चा भी क्या करता है, चीज़ों को इमेजेस के द्वारा अच्छे से कैच कर पाता है, उनको अच्छे से समझ पाता है। इसीलिए जो भी बच्चे का जो करिकुलम होता है उसमें आप देखोगे बुक्स में ज़्यादातर फोटोज़ का ही यूज़ करते हैं, इमेजेस का यूज़ करते हैं, जिससे उसको इंटरेस्ट लगे और अट्रैक्टिव लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उसके सामने एक बाइक शब्द का इस्तेमाल करोगे तो उस बच्चे के दिमाग में ऑलरेडी एक
इमेज या एक स्कीमा फिट होगी बाइक की, जो उसके दिमाग में तुरंत टप से आ जाएगी कि हाँ भैया बाइक बोला तो बाइक ऐसे होती है, साइकिल बोला तो उसके अंदर साइकिल की इमेज उसके दिमाग में आ जाएगी, या किसी उसके जानने वाले माँ बाप का नाम आप लेंगे, उनको बुलाएंगे तो वो उसके दिमाग में उनकी फ़ोटो आ जाएगी। मतलब उसके अंदर तरह तरह के सभी स्कीमा उसके अंदर ऑलरेडी फिट हैं। जैसे ही आप उन शब्दों का यूज़ करोगे वो तुरंत अपने अंदर से वो इमेज को रिकॉल कर लेगा, सोच लेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसके अंदर लैक ऑफ लॉजिक होता है, मतलब तर्क शक्ति में उसके कमी रहती है। अब आप ये सोचो कि वो चीज़ों को तर्क दे के समझ सके, आप उसको समझाओ कोई चीज़ और वो उस चीज़ को मान ले, तो लॉजिक उसके अंदर नहीं होता है। वो अपनी चीज़ों को उतना लॉजिकली नहीं सोच पाएगा जितना आप सोच सकते हो, ठीक है। तो इसलिए समझाना भी बेकार है। इसके बाद अगर हम बात करें एनिमिज्म, मतलब कि बच्चे के अंदर क्या होता है, जीववाद का भाव पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो कोई गुड़िया को लिया है, ठीक है, कोई भी लड़का लड़की खिला रहा है, या कोई अपना टेडी या कोई भी कार्टून बैटमैन ले लिया ना, तो क्या करेगा, ये सोचेगा कि जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, जैसे मैं खाता पीता हूँ, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे ठंडक लगती है, मुझे गर्मी लगती है, वैसे ही मेरे इस टॉय को भी लग रही होगी। मतलब वो नॉन लिविंग थिंग्स में सोचता है कि इसके अंदर जाने लिविंग थिंग समझने लगता है। इस चीज़ को हम बोल देते हैं जीववाद या एनिमिज्म। तो उसको अपने ही तरीके हूबहू वो भी रखना चाहेगा, उसके लिए बढ़िया बेड लगाएगा, सुलाएगा, उसको सब कुछ करेगा जो वो चीज़ अपने घर में करता है, अपने साथ वो चीज़ करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ईगो सेंट्रिज्म, मतलब अहम केंद्रित हो जाता है बच्चा। इस चीज़ को देखो अच्छे से समझ लेना, ये इस स्टेज के अंत में होते होते ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये है क्या, ईगो सेंट्रिज्म मतलब वो दूसरों को गलत समझेगा, अपने आप को सही समझेगा कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। वो कोई चीज़ अगर तोड़ना फोड़ना चाहेगा तो वो तोड़ फोड़ देगा, आप उसको लाख समझो चाहे जो करो, क्योंकि उसके हिसाब से वो जो कर रहा है सही कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ये चीज़ धीरे धीरे क्या होने लगती है, ख़त्म होने लगती है इसी स्टेज में कि बच्चा दूसरों के पर्सपेक्टिव को फिर समझने लगता है, फिर उनको भी अहमियत देने लगता है कि ठीक है भैया तुम मना कर रहे हो, चलो मान जा रहे हैं, तुम भी अपनी जगह सही हो ना। तो थोड़ा बहुत एहसान कर देता है वो स्टेज के ख़त्म होते होते, मतलब जब वो 6 से 7 साल वर्ष में पहुँचेगा तब। इसके बाद आ जाता है लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं इरिवर्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब वो वस्तुओं को उलट पुलट कर नहीं समझ पाएगा, ठीक है, उनका उलटना पुलटना उस चीज़ों को नहीं समझ पाता। फॉर एग्जांपल बर्फ़ थी, उससे आपने पानी बना दिया, ठीक है, तो अब उसको ये नहीं समझ में आएगा कि ये पानी से बाद में बर्फ़ बन जाएगा या बर्फ़ से पानी कैसे बना। वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है, ठीक है, उनको नहीं समझ पाता है। इसके बाद आता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब उसको संरक्षण को समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी एक चीज़ में पानी डाला, ठीक है, मान लीजिए कोई लंबी बाल्टी है या कोई लंबा गिलास है, और फिर उसी पानी को आपने किसी टब में डाल दिया या फिर किसी चौड़े बर्तन में डाल दिया, तो उसको ये लगेगा कि जो जितना ऊंचा है उसमें उतना ज़्यादा पानी होगा। तो उसके लिए ये रहेगा कि पहले वाले गिलास में ज़्यादा पानी है, दूसरे वाले में कम पानी है, जबकि पानी आपने उतना यूज़ किया, वॉल्यूम उतना ही, क्वांटिटी उतनी ही है। तो इस चीज़ों को, इस फ़र्क को, इस कंजर्वेशन को वो नहीं समझ पाता है। इसके बाद आता है लैक ऑफ सीरिएशन, मतलब वो क्रमबद्धता नहीं समझ पाता, वस्तुओं को क्रम में नहीं लगा पाता या वस्तुओं को क्रम में रखना नहीं सीख पाता है कि हाँ कोई चीज़ असेंडिंग ऑर्डर में रख दी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में, ठीक है, उसको ये सीरिएशन नहीं समझ में आता है। इसके बाद आता है सेंट्रेशन, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीकरण। इसको तो अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन जब आता है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंट्रेशन मतलब होता है कि वो कोई भी अगर एक वस्तु देखेगा, कोई पेन देख लिया, बॉटल देख लिया, कोई भी चीज़ देख लिया, तो उसके बस एक पहलू को वो ज़्यादा विशेषता देगा, उसका फोकस एक चीज़ पर ज़्यादा रहेगा। अगर कोई पेन वो देख रहा है तो हो सकता है वो उस पेन के कलर को देख रहा हो, या हो सकता है उस पेन के कैप को देख रहा हो, या उसकी टिप को, या उसके रिफिल को, किसी भी एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा, उसी को हम बोल देते हैं सेंट्रेशन। अब उसके आसपास कुछ भी बदल जाएगा, उसको उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो उसी चीज़ को देखकर वही चीज़ समझेगा। तो ये होता है केंद्रीकरण। इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की। अब बात करते हैं थर्ड स्टेज की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। अब देखो सिंपल से अगर वन लाइन में बताएं तो जो भी चीज़ें बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं कर पा रहा था, ठीक है, जो भी चीज़ें वो वहाँ पर नहीं कर पा रहा था, उन सब चीज़ों को वो इस स्टेज में आके कर सकता है। सबसे पहले हम बात करें तो लॉजिक थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को लेकर। कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स मतलब आपका जो भी मूर्त चीज़ें जिनको वो देख सकता है, टच कर सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर उसके अंदर अब लॉजिक डेवलप हो जाता है। अब वो तर्क शक्ति का ज्ञान उसे हो जाता है, ठीक है, मतलब वो तर्क इस्तेमाल कर सकता है, लगा सकता है। इसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट।
मतलब क्या है, वो चीज़ों में अगर आप कुछ फेर बदल करोगे, उसको पलटोगे उल्टोगे, क्या करेगा, उन चीज़ों को समझ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब अगर आप बर्फ़ से पानी बनाओगे और फिर पानी से बर्फ़ बनाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 में 4 जोड़ दिया तो 9 हो गया, तो उसी तरीके से 4 में 5 जोड़ दोगे तब भी 9 हो जाएगा। तो जो भी आप फेर बदल करोगे, उलट पलट करोगे, उन सब चीज़ों को बच्चा समझ लेता है। इसी को बोल देते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। इसके बाद एक वर्ड आता है ट्रांसटिविटी, मतलब संक्रामिता। इसका मतलब सिंपल से ये है कि अब अगर आप बच्चे के सामने कोई 3 पेंसिल या 3 पेन रखो और तीनों की अलग अलग साइज़ हों, फिर आप उससे ये पूछो कि ये बताओ इनमें सबसे बड़ा पेन कौन सा है, सबसे छोटा पेन कौन सा है, या इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनके शेप साइज़ के हिसाब से सेट करो, तो इन सब चीज़ों को वो कर सकता है। तो जहाँ भी 2-3 वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करने को आए, ठीक है, या उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को बोले, ऐसा क्वेश्चन है, तो वहाँ पर क्या होगा, ट्रांसटिविटी की वजह से बच्चा कर पाता है, संक्रामिता की वजह से कर पाता है। किस में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। मतलब जितनी भी कॉन्क्रीट वाली चीज़ें होंगी, जितनी भी तुम्हारी मूर्त वाली चीज़ें होंगी जो बच्चा देख सकता है, उन सब पर जो भी चीज़ें अप्लाई होंगी किस स्टेज में होंगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर। इसके बाद देखो 3 बहुत कायदे के टर्म अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। क्लासिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण बोलते हैं, कंजर्वेशन, ठीक है, जिसे हम संरक्षण बोलते हैं, या फिर सीरिएशन, मतलब क्रमबद्धता। तो पहले अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की, अब क्या होगा इस स्टेज में, अगर आप बच्चे के सामने कुछ भी ऐसी वस्तुएं रख दिया और आपने बोला उससे कि इसको अलग अलग चीज़ों में इसको क्लासीफाइड करो। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि मान लो तुमने बोल दिया उससे रेड कलर की जितनी भी बॉल हैं, ठीक है, इनको तुम रेक्टेंगुलर वाले बॉक्स में डाल दोगे, या ब्लैक कलर की जितनी बॉल हैं इनको तुम सर्कुलर वाले बॉक्स में डालोगे। तो वो समझ गया है कि रेड की कैटेगरी हमको इस बॉक्स में डालनी है और जो ब्लैक की कैटेगरी है उनको इस बॉक्स में डालना है। या फिर अगर आपने उसके सामने 3-4 शेप्स बना दिए और पूछ लिया कि ये क्या है, तो बता देगा कि ये शेप की कैटेगरी में आते हैं। या आपने उसको 4-5 सब्जियों का नाम बता दिया तो ये क्या है, वो बता देगा ये वेजिटेबल्स की कैटेगरी में आती है। मतलब अब चीज़ों को वो क्लासीफाई कर लेगा, उनकी कैटेगरी बता देगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है कंजर्वेशन, मतलब अब वो समझ जाएगा, उसके अंदर अब समझ में आ जाएगा कि हाँ कंजर्वेशन में हमारी क्वांटिटी या वॉल्यूम सेम रहता है, शेप या साइज़ बदलने से वॉल्यूम या क्वांटिटी नहीं बदलती है। अब अगर आप उसके सामने एक बड़े गिलास में पानी रखोगे और उतना ही पानी किसी छोटे गिलास में, छोटे बाल्टी में रखोगे, तो वो समझ जाएगा कि दोनों में पानी सेम है, किस बर्तन में रखा है उससे मतलब नहीं है, वॉल्यूम सेम है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। इसके बाद बात आती है सीरिएशन की, क्रमबद्धता। मतलब यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी उससे छोटी, मतलब डिसेंडिंग असेंडिंग, इन सब तरीके से क्या करेगा बच्चा, इन सब चीज़ों को सीख जाएगा। तो यही आपकी होती है सीरिएशन। तो सिंपल अगर यहाँ पर हम बोलें कि उसके अंदर स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो जाती है। स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी चीज़ों का लेना देना किसी शेप से, फिगर से, इमेज से, इन सब से होगा, उन सबको हम बोल देते हैं स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो गई पूरी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसमें बस आप इतना याद रखना, इसका मतलब जितनी भी मूर्त चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन सब के द्वारा जो भी एक्टिविटी वगैरह हो रही है उन सब का क्या रिजल्ट होगा, उनका अंडरस्टैंडिंग समझना, ये सब बच्चा कब कर ले जाता है, जब इस स्टेज में आ जाता है, ठीक है। जितनी भी चीज़ उसके सामने हो रही होंगी उसी के बारे में वो चीज़ों को अच्छे से समझा पाएगा, बता पाएगा, जब उन सब चीज़ों को लेकर उसका दिमाग विकसित हो पाएगा। तो ये है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। अब जो हमारी सबसे आखिरी अवस्था आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 11 से 15 वर्ष के लिए होती है। अब एक चीज़ को सबसे पहले यहाँ पर समझ लेना, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका इसी में होता है। मतलब बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है सबसे ज़्यादा या एकदम मैक्सिमम कब ग्रोथ कर जाता है, जब वो 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है, या इस स्टेज में। अब जब इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा तो अब देखो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी आती हैं। सबसे पहले आता है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब अब वो तार्किक शक्ति उसका ज्ञान उसका बढ़ जाता है। किसके प्रति, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के प्रति, मतलब अमूर्त चीज़ों को भी लेकर वो तर्क देने लगेगा। अब कोई चीज़ उसके सामने हो चाहे ना हो, आप उससे रिलेटेड कुछ पूछोगे तो वो उसको कल्पना करके बता रह जाएगा। इसी को हम बोल देते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी अच्छी हो जाती है। एक चीज़ और आती है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। अब ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग का थोड़ा सा यहाँ पर हम डिफरेंस आपको बता देते हैं। फिलहाल अगर डिटेल वीडियो जानना होगा तो हो सकता है आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना या चैनल पर देख लेना, वहाँ पर वीडियो पड़ा होगा। देखो इंडक्टिव रीजनिंग जिसे हम आगमन तर्क बोलते हैं या आगमनात्मक तर्क बोलते हैं, और डिडक्टिव रीजनिंग जिसे हम निगमनात्मक तर्क बोलते हैं। देखो इंडक्टिव रीजनिंग पहले हम समझ लेते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब होता है कि जब आप चीज़ों को एग्जाम्पल से रूल की ओर लेके जाओ, मतलब स्पेसिफिक से जनरल।
फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, मान लो कि कोई भी टीचर बच्चों को पढ़ाने आ रही है, ठीक है। अब वो टीचर आते ही बच्चों को पहले गाना सुनाने लगती है, उसके बाद वो पढ़ाती है, फिर अगले दिन वो ऐसे आती है, फिर गाना सुनाने लगती है, फिर पढ़ाने लगती है। तो अब जब तीसरे दिन आएगी तो बच्चे क्या कहेंगे एक दूसरे से कि हाँ वो वाली टीचर जब आएंगे पहले गाना सुनाएंगी फिर हमें पढ़ाएंगी। अब हो सकता है उस दिन वो गाना ना सुनाए और सीधे पढ़ाना स्टार्ट कर दे। तो मतलब जो आपका इंडक्टिव रीजनिंग होता है, इसमें बच्चा जो उसके सामने एग्जाम्पल पहले सेट होगा उसके हिसाब से वो एक रूल बना देता है, ठीक है। स्पेसिफिक से उसको जनरलाइज कर देता है कि अब ये हमेशा हर दिन के लिए हो गया है। तो इसलिए कहा जाता है जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है इसमें ज़रूरी नहीं कि जो आप रूल बना रहे हो, जो जनरलाइज कर रहे हो चीज़ें, वो एकदम एक्यूरेट काम करेंगी कि नहीं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें जिसमें हम निगमन विधि बोलते हैं, तो अब इसमें क्या होता है डिडक्टिव रीजनिंग में कि एक रूल बना दिया सपोज करो प्रिंसिपल ने कि जो भी टीचर क्लास में जाएगा बच्चों को पढ़ाने वो पहले गाना सुनाएगा उनको फिर पढ़ाएगा। तो अब क्या आ गया रूल से एग्जाम्पल, ठीक है। पहले जनरल कर दिया, जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब पहले जनरलाइज कर दिया सारे टीचर्स के लिए कि क्लास में जाने के टाइम वो पढ़ाने से पहले बच्चों को गाना सुनाएंगे। तो ये हो जाता है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, जहाँ पर रूल पहले बनता है फिर 10 एग्जाम्पल बनेंगे उस रूल के बेस पर। मतलब यहाँ पर आपका कॉन्क्लूजन फिक्स रहता है कि ये चीज़ होनी है। लेकिन वही इंडक्टिव में फिक्स नहीं रहता है कि होनी है। लेकिन अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो हम लोग ज़्यादातर इंडक्टिव रीजनिंग का ही हम सहारा लेते हैं, ज़्यादातर उसी पर हम चीज़ों को रीजनिंग करते हैं, तर्क देते हैं। अब देखो इस वाले फॉर्मूला ऑपरेशनल स्टेज में क्या आता है, डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, ये डेवलप हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल थॉट, ठीक है। अब हाइपोथेटिकल थॉट्स क्या होते हैं, मतलब अब आप अगर बच्चों के सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन लेके आओगे जिसकी उसको कल्पना करना पड़े, फिर उसके बारे में वो सोच विचार करेगा, फिर आपको उसका सॉल्यूशन बताएगा। मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि आपने बच्चे से ये बोला कि तुम किसी रेस्टोरेंट गए, तुमने बढ़िया खाया पिया, अब अचानक से जब तुम बिल के टाइम जेब में हाथ डाले तो पता चला तुम्हारे पास तो पैसा है ही नहीं। अब तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे। अब इस चीज़ को ये नहीं बच्चा बोलेगा कि हम तो नहीं गए, हम कब गए, हम तो कभी गए नहीं, ये सब वहाँ पर नहीं करेगा। वो इस चीज़ को कल्पना कर लेगा कि हाँ भैया मैं गया, वेटर ने मुझसे बिल मांगा, मेरे पास नहीं था। तो अब वो वहाँ पर तर्क देने लगेगा कि या तो हम अपने दोस्तों को किसी को कॉल कर लेंगे, बुला लेंगे, या किसी से हम फ़ोन पे पेटीएम कुछ करा लेंगे, ये सब बोलेगा, ठीक है। ये नहीं बोलेगा कि वहाँ बर्तन मांजने लगेंगे ना, तो जो हम लोग मजाक में बोलते हैं। तो मतलब वो जब चीज़ों को तर्क देने लगेगा कल्पना करके उनको, तो उसको हम बोल देते हैं हाइपोथेटिकल थॉट। कब डेवलप होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये हो गई आपकी चारों स्टेजेस। अब इनके आधार पर देखो पियाजे ने सब कुछ तो सही बताया, लेकिन एक जगह पर उनकी लोग आलोचना करते हैं, वो ये कि पियाजे के हिसाब से इन्वायरमेंट उतना बड़ा रोल नहीं निभाता है। बच्चे की जो मैच्योरेशन लेवल होगा, जो जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा वैसी चीज़ें को सीख पाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं मानी जा रही, क्योंकि अगर बच्चों को आप अच्छा इन्वायरमेंट दोगे तो हो सकता है वो अपनी उम्र से ज़्यादा सीख ले। तो ये अब इसकी बात किसने की, इसकी बात वाइगॉस्की ने किया, तो उनकी थ्योरी में पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। फिलहाल अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो और भी टॉपिक्स पढ़ लेना। मैं मानता हूँ आप पढ़े होगे अच्छे से, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से एक बार वीडियो सारी देख लो, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट को फिर आप कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिंबलिक थॉट का कायदे से इस्तेमाल हुआ है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ऐसी कंटेंट आपको अदर सब्जेक्ट्स के चाहिए या कोई टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ हो सके तो कमेंट करना, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।